बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप साहब की। उन्होंने एक दफ़ा फिर नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि आपके जहाज़ गिराए गए, और इस दफ़ा 7 का नहीं कहा, उन्होंने कहा 8 जहाज़ गिराए गए। और नरेंद्र मोदी लेकिन इसके बावजूद भी अपने किसी नई मुहिम जोई की फ़िक्र कर रहे हैं वो। लेकिन हमारी तरफ से भी तैयारी पूरी है। हमारे वाइस एडमिरल साहब ने वाज़ह कहा कि अगर भारत ने कुछ किया तो हम तैयार हैं, इस दफ़ा ज़्यादा अच्छा जवाब दिया जाएगा। और फिर ट्रंप साहब ने एक और बात भी कर दी कि पाकिस्तान, रूस, चीन खुफिया एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। ट्रंप साहब कुछ नई नई बातें कर रहे हैं, वो शायद उनकी मजबूरी भी है। इसके बाद हम बात करेंगे कराची में जो मैरी टाइम एक्सपो हुई है, कितनी अफादियत है इसकी, क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान में चीनी साख्ता आबदोज़ें 2026 में आएंगी, उससे हमारी बहरी ताकत को कितना फ़र्क पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। फिर न्यूयॉर्क में जो एक सरप्राइज़ हुआ है, मेयर का जो इलेक्शन है वो जीत गए हैं ज़हरान ममदानी साहब, ट्रंप की पार्टी हार गई। ये एक अच्छा अलार्म है ट्रंप साहब के लिए, सियासी तौर पे उनके मुखालफिन के लिए कि कामयाबी हुई। फिर गज़ा की बात करेंगे। इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने मुतालबा किया गज़ा से इजरायली फ़ौज का इनखला हो, और फिर अमेरिका को वहाँ पे फ़ौज भेजनी है, उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सहारा चाहिए, ये सब का जिक्र होगा। और फिर सूडान का जिक्र होगा, जहाँ सोने के बड़े ज़ख़ायर हैं, वो ज़ख़ायर उनके लिए वबाल जान हैं। ये हैं आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये जो ट्रंप साहब जो मज़ेदार काम कर रहे हैं जी, वो एक तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ट्रंप साहब जो हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं ख़ासी तौर पर इसको ऐड करना चाहता हूँ जी, कि असल में तो ट्रंप साहब जो हैं वो मेगा की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। मेगा मीन्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जी, सो इसलिए MAGA मेगा कहा जाता है उसको, मागा या मेगा जो भी आप तो मेक अमेरिका ग्रेट के अंदर जो पॉलिसी बनाई गई है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। उसमें जो ये इन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की है उसके मतहत ये ताकत का मुजाहरा करके अमन का हासिल करना चाहते हैं, और इसमें तमाम दुनिया का निज़ाम को इन्होंने उखेड़ दिया है, उनको बहरान का शिकार कर दिया है, उनको उलझा दिया है। सारी दुनिया मुस्तरिब है, बहरान का शिकार किया हुआ है। लेकिन उसमें जो वो जहाँ वो हासिल करना चाहते हैं कि इंडिया की अमेरिका की जो माशी हालत है, इकनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा मक़रूज़ हो गया है। 143 ट्रिलियन डॉलर का वो मक़रूज़ है, ट्रिलियन डॉलर का। आप तो 135 डॉलर के बिलियन के मक़रूज़ हैं सिर्फ, जो कि इंडिया के का माहदा है अमेरिका के साथ में इतने रकूम का जो मोदी साहब करके आए हैं जी, फरवरी में 2025 के, मतलब इतने डॉलर अमेरिका ने वसूल करने हैं। तो अब वो जो मोदी साहब जो हैं वो अब से जो उनकी बेइज्जती की है, दो अकाउंट पर बेइज्जती की है जी, मोदी साहब ने ट्रंप साहब की। क्या किया है कि जिस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे ट्रंप साहब, तो इन्होंने वादा किया था कि मैं आपके कैंपेन में आऊँगा जी, ये कैंपेन में नहीं गया, अगरचे ट्रंप साहब ने दावा किया, और बल्कि ये दावा भी किया इलेक्शन दौरान कर दिया मोदी मेरी हिमायत में आएगा। ये नहीं गए। इनको ख्याल था कि वो जो बाइडन जीत जाएगा या कमला हारिस जीत जाएगी, क्योंकि वो इंडियन आज़ाद थी। तो इनको ये ख्याल था कि अगर कमला जीत गई तो मेरी फतह हो जाएगी, कि मेरे मुल्क की जो है सदर बन जाएगी। तो वो नाकाम हुआ। तो ट्रंप को वो बात भूली नहीं। उसको कंपनसेट करने के लिए ये भागे फरवरी के अंदर 2025 में 20 जनवरी को हल्फ उठाया, फरवरी में ये पहुंच गए, और फिर अमेरिका से माहदा कर लिया 130 बिलियन डॉलर का कि साहब हर चीज़ हम आपसे ख़रीदेंगे। अब इसके बाद में जो तीसरा काउंट ये आया कि जब ये मई के वाला हंगामा हुआ, तो उस वक्त तो सारे के सारे अमेरिका के लोग जो हैं उसके साथ थे, भारत के साथ थे। वो कह रहे थे कि ये लोग आपस में कर लेंगे। वो JD वैंस भी यहाँ आया हुआ था, उस वक्त भी वाक़या हुआ। अब उसके बाद में जब हमारी फतह हो गई, तो फतह के सब साथी होते हैं, जो जीत जाता है उसके सब साथी होते हैं। इन्होंने फिर देखा कि ये तो बहुत टेक्निक इस्तेमाल की। सबसे बड़ी टेक्निक जो इस्तेमाल की ज़ैन साहब वो ये थी कि हमने S-400 को मार दिया और राफ़ेल को हमने गिरा दिया। 4 राफ़ेल गिराए जी, और एक वो जो गिरा दिया आपका सुखोई, एक गिरा दिया आपने M69 इनका, फिर 29 का जहाज जो मिग 29, एक इनका वो जहाज गिरा दिया जो। तो अब मसला ये है कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, जिस पर वो इंडिया के जो बड़े लोग हैं, हमारे मुफट जो लोग हैं,
उन्होंने मजाक किया हमारा। हमने कहा था 9 जहाज़ तो गिरे हैं। हमारे पास मुसद्दिका जो डिजिटल हमारे पास न्यूज़ है, जो हमारे पास सबूत है, डिजिटल सबूत तो हमारे पास 9 के हैं। तो होता ये है कि पाकिस्तान के लोग बहुत मोहतात हैं। पहले उन्होंने 5 का कहा, जब उनके पास 5 इसलिए कहा कि 5 के उनके पास सबूत आ गए थे, फ़ोटो आ गए थे ज़मीनी गिरने के जी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 के आ गए हैं। जब 6 का फ़ोटो वहाँ से आ गया कि ज़मीन पर गिरे हैं, इसके सबूत हमारे पास मौजूद है। फिर 7 के उनके पास आए तो 7 कह दिया। अब 8 के आ गए हैं तो 8 के दे दिए। अब 9 का जो है वो करेंगे। अब एक हमारा जो व्लॉगर है उनका ये कहना है कि ये असल में 14 गिरे हैं। तो हम तो नहीं कहते अभी 14 का, क्योंकि हमें तो 8 का तो हमें बता दिया गया था कि डिजिटली हमारे पास सबूत है कि हमने 9 इनके जहाज़ गिराए हैं। तो ये हमने जब हम जून में गए थे उस वक्त गया था और हमने ये बात जो बातें मिलाते हैं, तो हमने जाके वहाँ खुद भी देखा था। नूर खां बेस है जी, वहाँ कुछ नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी सारी नॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पर जारी थी। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका ने जो पॉलिसी इख्तियार की थी, उस पॉलिसी के तहत अगर ओवरऑल हम जायज़ा लें जैन साहब, तो वो सबको डरा धमका कर अमन हासिल करना चाहते हैं। अब बिहार का इलेक्शन हो रहा है, आज मैंने पहला दौर गुजर गया जी, तो उसके बाद में दूसरा दौर होगा। तो ऐन वक्त पर उन्होंने ये खबर निकाली है इनको हराने के लिए। दूसरा ये है कि इनका ख्याल ये था ट्रम्प साहब का ये मुहिम जो ही करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो खबर दूसरी निकाल दी गई, पाकिस्तान एटमी दवा के कर रहा है, जो ऐन इम्कान है कि होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब इसके अलावा जो पॉलिसी इन्होंने वज़ा की है उसके तहत उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को दबाकर रूस का तेल ख़रीदने से मना किया जी। और ये वहाँ के जो दानिश्वर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इनकी पॉलिसी थी डरा धमका कर काम करने की, अमन के असूल के लिए वो काम कर रही है। और वो उनका ये कहना है कि जो आहिस्ता आहिस्ता हम रूस का जो तेल की सप्लाई है वो उसको मौत का शिकार कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि हमने ये बात कई दफ़ा प्रोग्राम में कहा कि रूस का जो मीशत है 80% तेल की फ़रोख्त पर उनके इंसार करते हैं जी। तो अगर ये बात रही तो अब मतलब 2 काम कर रहे हैं वो, एक उनको भी कमज़ोर कर रहे हैं। 2 काम नहीं 20 काम कर रहे हैं। अभी हाँ जी, अभी जो मैं चीन तो और मज़ीद बात करेंगे लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, आप मज़ीद बता रहे थे भाई। ये मैंने कहा कि रूस की जो तेल की पॉलिसी है जी, रूस की जो असल ज़िंदगी है वो तेल की फ़रोख्त पर है। 80% जो मीशत है रूस की वो तेल पर है। यानी तेल बिकेगा तो उसका होगा, तो उसने पहले तो बंद किया मैंने यूरोप को जी। यूरोप का रूस का सारा तेल यूरोप जाता था ज़्यादातर तेल, तो उसको अब चीन ने ख़रीद दिया, कुछ इंडिया ने ख़रीद कर फिर मैंने उसको सप्लाई कर दिया, जिस पर ट्रम्प ने शो मचा दिया कि ये तो डबल फ़ायदा उठा रहा है, वहाँ से भी फ़ायदा उठा रहा है, यहाँ से भी उठा रहा है। तो उन्होंने याद दिलाया इंडिया के लोगों ने कि भाई बात ये कि आपने खुद ही इजाज़त दी थी, हम क्या करें, हमने तो आपकी इजाज़त के बाद तो सप्लाई किया यूरोप को। तो फिर ये चुप हुआ उसकी बात। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये अमेरिका के जो दानिश्वर हैं जो कि भाई बातों में नज़र रखते हैं, वो ये कहते हैं कि जो इसकी पॉलिसी वो असर दिखा रही है और ये जो रूस की जो तेल की सप्लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़े मौत का शिकार हो रही है। ये इस्तेमाल कर रहे हैं जी कि स्लो डेथ का शिकार हो रही है। फिर वो कहते हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो तसादुम है वक्त की बात है, थोड़े दिनों बाद में चीन और अमेरिका के दरमियान तसादुम हो जाएगा। तो ये ट्रम्प साहब एक एक कर संभाल रहे हैं, एक एक कर को निमट रहे हैं, इंडिया को दबा रहे हैं, उनसे माल भी खींच रहे हैं, उनसे तो रूस की सप्लाई भी बंद कर रहे हैं, उनको डरा भी रहे हैं, उनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं, अपना काम भी ले रहे हैं। फिर जो बात है कि ये जो बात है अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप ये जो आप कर रहे हैं। एक और बात भी जैन साहब मैं कहता हूँ तो मोदी में और ट्रम्प में एक बात की जो है मुश्तरक कदर मुश्तरक है जी, वो ये है कि दोनों जो हैं इस बात पर अपने लोगों को, फौजियों को और अपने अहदेदारों को शर्त वफादारी के साथ मंसूब कर रखी है। और नवाज शरीफ भी यही करते थे हमारे मुल्क में भी, अगर हमारे साथ वफादार हो तो आपको अहदा दे देंगे। तो मोदी भी अपने फ़ौज को जो है वो RS का नुमाइंदा बना रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इससे नुकसान होता है। अब दूसरी बात कर लें जो आप कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी बहरहाल काम कर रही है, ये तो बात अच्छा, वो जो हमारी सर के करीब फौजी मशक़ें कर रहे हैं कौन और मोदी, और फिर उन्होंने थोड़ा सा मतलब कुछ खदशात का इज़हार आप ये देखिए कि आपने जैन साहब ये बात याद रखे हैं जी कि ये तो एक बात अभी की अभी उनकी अगर ये सीरीज चली इनकी ट्रम्प सीरीज अब वर्सेस जो मोदी जी, तो ये सीरीज़ में फिर S-400 भी आएगा। उनके 26 जो हमने उनके जो एयर बेसेस हैं जी, या उनके जो सेंटर्स हैं, फौजी इंस्टॉलेशन 2 तो हमने S-400 को तबाह किया जी।
अब आप देखिए ना कि आपने ये बात पहले प्रोग्राम में कह दी थी, जो मई के अंदर कह दिया था जी, कि जब एस्पेरेंडो को हमने कैसे गिराया कि उनकी जो ज़ाहिर है कि 600 माइल तक है तो वो सीधी तो जा नहीं सकती है, वो पैराबोलिक जाती है, फिर आगे जाके सीधी होती है। तो हम हमारी जहाज़ नीचे घुस गए और जैसे ही वो जहाज़ आगे भेजा तो वो खुला एस-400 का, तो वैसे ही खुला था, हमने एस-400 को बैटरी को उड़ा दिया, उनके रडार को उड़ा दिया। तो यही हमने कहा था कि हम इसकी, आप याद करें जब एस-400 को मिला था उस वक्त से हमने कहना शुरू किया हम बैटरी बैटरी उड़ा देंगे, तो बैटरी उड़ा दी। उस वक्त हमें तो बिल्कुल जायडों की तरह बात कर रहे थे, हवा में पकड़ कर एक बात को लेकिन वो किया ये ऐसे ही हमारी उसने जी, हमारी एयरफोर्स ने, जो काबिल तारीफ है। अब जो आप जो बात कह रहे हैं कि मोदी साहब का जुनून जो है वो ट्रम्प साहब ने उतारा है जी, एक तरफ, तो वो मैं ये भी कहना चाहता हूँ जब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे तो वो ये जो इलेक्शन हो रहा था न्यूयॉर्क का मेयर का, उससे भी असरअंदाज होना चाहते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो लॉबी है वो सपोर्ट हटा दें, तो पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं मोदी ट्रम्प साहब, तो हम हट जाते हैं, हम तो साथ देते हैं इनका। लेकिन वो जो उनको ये बात पता होनी चाहिए थी कि ये तो सारे के सारे जो है गैर जितने भी बाहर के लोग होते हैं वो आज़ाद होते हैं, वो मुमकिन है किसी और के साथ हों। हाँ नहीं, तो वो उल्टा पाल गले में पड़ गया जी। अब जो ऑपरेशन सिंदूर था वो तो ऑपरेशन विधवा जो हमने नाम दिया था वो उसके बाद में हमें बंद भी किया था उन्होंने, तो ऑपरेशन विधवा बन चुका है वो। अब वो फौजी मशक़ें इन्होंने की हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे बात कर लें इसकी तरह कराची मैरीटाइम एक्सपो की। अच्छा, कराची मैरीटाइम जो एक्सपो है वो उसमें 44 मुल्कों का सामान हरब जो है वो आया है यहाँ पर जी, और ब्लू इकनॉमी की बात हो रही है। तो पाकिस्तान एक बात में ये है कि मई के बाद में पाकिस्तान सारी दुनिया को आंखों तारा हो गया। एक तो ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं जैन साहब कि ये 1945 के बाद यानी जंग अजीम दोयम के बाद से जो सबसे बड़ा मार्का हुआ है, फ़िज़ाई मार्का हुआ है, ये 7 मई को हुआ जी, 6 और 7 मई की रात को हुआ। 120 जहाज़ जो थे फ़िज़ा में थे, 42 हमारे और उन बाकी उनके इंडिया के। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ऐसा मार्का तो कभी हुआ ही नहीं है। इतने जहाज़ तो पहले किसी 1945 में थे नहीं लोगों के पास, और उसमें फिर आपकी फतह हुई है, तो दुनिया की आंखों के तारा आप बन चुके हैं। जो आपने टेक्निक इस्तेमाल की वो भी डॉक्ट्रिन बन गया सारी दुनिया के लिए। सब लोग बुला बुला के पूछ रहे हैं कि आपने ये काम कैसे किया। तो ये तो भाई पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की जो हमारी फ़िज़ाई है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। आपको याद होगा कि हमारा जो कमोडोर साहब थे जाहिद साहब, वो बार बार ये कहते थे कि इस दफ़ा हम ज़्यादा मारेंगे। हमारे दूसरे जो खालिद बजूरी साहब थे, जो कमोडोर साहब पुराने हमारे दो जो थे SPD के, जो एक्डा के जो डायरेक्टर थे, DG थे, पहले DG थे, उन्होंने मुझे ये कहा। और ये जो मैं कहता हूँ कि अब ये बात और भी आप याद करें कि उस ज़माने में जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे जो एयर मार्शल अपने जो है एडमिरल वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी हमारे प्रोग्राम में आए थे जी, एज ए फील्ड कमांडर जी। और मैंने जब कह दिया था अपने प्रोग्राम में कि अपने तकरीब में फ़िज़ाई में कि हमें चाइना 8 अफदूदे दे रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, 8 अफदूदे दे नहीं रहा है, हम 8 अफदूदे खरीद रहे हैं जी। याद होगा आपको किया था, आपके पास वो रिकॉर्ड भी है, हमारे पास वो भी है, CD हम चलाने देना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है जैन साहब कि जब जो आपको 2026 में आप मिलना शुरू हो गया, आपने कहा मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, हम 2028 में पूरी मिलेंगे जी। लेकिन 2026 वो भी हमको क्लास है, लेकिन वो सबसे जदीद तरीन है। इतनी जदीद तरीन अफदूदे किसी के पास नहीं है। हमारे पास जो फ्रांस के अफदूदे हैं, इंडिया के पास भी हैं, लेकिन ये जो आ रही हैं जी, इसमें ये एटमी इसमें नहीं है। AIIP का जो है ना एयर का जो सिस्टम है, वो जो है 1 महीने तक जो है उसमें रह सकती है समंदर में बगैर सांस लिए हुए है आप उसके डीजल की, लेकिन उसको कोई लोकेट नहीं कर सकता। तो इंडिया को इसमें बड़ी बेचैनी है। नहीं बेचैनी हो, हमें इससे बहस नहीं, लेकिन वो इसलिए चाहता था कि वो अफदूदों के आने से पहले हम अपना काम कर लें जी। तो देखिए वो उनको पता लग गया कि इनके पास ज़्यादा तैयार है, ऑलरेडी वो तैयार हैं, तो वो करीब भी नहीं आए, पहले मई में भी नहीं आए। उनका जहाज़ आया था यहाँ पर तैयार बरदार जी, लेकिन वो 400 किलोमीटर दूर रहा। तो अब उस सूरत में जैसा आप मुझे बताएं कि जब ये हालत ये होगी, उनको पता है कि हम ये मारेंगे हमें, यानी हमारे 2 ताकत है, हमारी फ़िज़ाइया भी मारेगी, हमारे जो कौन रोक सकता है उसको जी। 400 किलोमीटर तक हम मार सकते हैं कि हमारा जहाज़ जाएगा वहाँ पर करीब और उनको उड़ा कर रख देगा जी।
तो अच्छा, कुछ समझदार लोग हैं भारत में, जैसे मानी शंकर उनके साबिक वजीर, उन्होंने कहा वो कह रहे हैं कि भाई आप बातचीत के जरिए मामला को ठीक करें। ये तो इंडिया के लिए बेहतर काम यही है कि बजाय आप जो एक पूरे मुल्क को आपने एक जहन्नम में डाला हुआ नहीं, हिंदुत्व बना रहा है ना वो तो हिंदू तो बना, तो ये बात तो किसी को पसंद नहीं ना कि एक नया मजहब आप लेके आ रहे हैं जी। तो 3 मजहब तो हैं दुनिया में, अब आप चौथा लेके आ रहे हैं जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप बैकग्राउंड भी झूठा बना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो उनको ये ख्याल समझ में आ गई है। बहुत से एंकर तो ये कहते हैं कि भाई हम और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है जी। पिछले आज 10 साल तक तो मुकाबला नहीं होगा जब तक आप तैयारी ना करेंगे। पहले भी जो बहुत से जो समझदार लोग थे जो फ़िज़ाई जंग को जानते थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान का जो हैं ये लोग शुरू से 5-5 10 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं जी। F-17 थंडर पर और जो J-10C पर, तो आप इनका कैसे मुकाबला करेंगे? ये जब से जहाज़ निकलता नहीं है फिर उससे फैक्ट्री से उस वक्त ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हो। तो अब वो J-35 जो है जी, वो तो और वो अभी तक वो जो कमीशन नहीं हुआ ना जी, अभी तो मरना है उसको है दिसंबर तक तो उसको ट्रेनिंग में, तो हमारे लोग वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसमें कोई बात तो नहीं है। अच्छा, लेकिन एक और मसला है, वो पानी का मसला तो है जिसको हथियार के तौर पे इंडिया इस्तेमाल करता है। भाई नहीं कर सकेगा जैन साहब, बात ये है कि आप ये बात देखें, अगर वो बात हुई तो फिर वो पानी का जो इनके पास जो 15-20-50 मील का जो उनके पास वो है, वो अगर हम वहाँ से मोड़ के अपने डाल देंगे तो ये क्या करेंगे? अच्छा, जरदारी साहब गए दोहा कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने भी वहाँ इन खदशात का इज़हार किया कि देखिए नहीं वो तो ठीक है क्योंकि उनको पता है कि पानी क्या दोहा वाले के पास तो पानी के कुछ जखीरे नहीं ना, वो सब बाहर से मंगाते हैं। तो दोहा की आबादी क्या, आपके पास तो करोड़ों आदमी हैं जी, 30 करोड़ के करीब हो गए। वहाँ कॉन्फ्रेंस थी ना, तो उस पर उन्होंने कहा जी, वो मौलियाती कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया को चाहिए कि जरा वो इन सब चीज़ों पे तवज्जो ना दे और यहाँ एक नया मुआवजा खोले। ठीक किया उन्होंने जी। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई है मेरी टाइम एक्सपो जो हुई है ये है, तो इसमें बात हुई है भाई दिफाई सलाहियत हमारा बहुत इजाफा हो गया जी। और ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, पहले भी कमज़ोर नहीं थे, जितनी भी हमारी ताकत है हमें ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिफेंसिव जो है वो कर लेंगे, जो भी हमारे सर के करीब आएगा हम उड़ा के रख देंगे। तो ये बात अभी तक तो ये सबको पता लग गई है कि भाई पाकिस्तान हालत तैयारी में है। और हमने जो भी हमें मिसाइल बनाए हैं इंडिया को देख के बनाए हैं जी। और मिसाइल की सलाहियत हमारी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है जो इंडिया को अभी समझ में नहीं आई कि भाई हमारी एक्स्ट्रा। जब आप बताइए कि जब जिस तरह से हमने मारा उनको, यानी 26 तो उनके बेसेस तबाह किए हैं या डिपो तबाह किए हैं या उनके इंस्टॉलेशन तबाह किए हैं। मेरे साहब हर दफ़ा ये बात होती थी ना, आपको याद है, आप जो एडमी साइंसदानों के जो इंटरव्यू आपने किया वो कहते थे कि हम सरप्राइज देंगे। हाँ। अच्छा मैं भी चूँकि वो एडिट में चूँकि दायरे बैठता था वो प्रोग्राम में, तो मुझे भी होता था कि ये सरप्राइज़ क्या है, मतलब हाँ नहीं देखो सब मतलब मैं सच्ची बात बताऊँ मुझे कोई इतना यकीन नहीं होता था कि बस ये ऐसी गुफ्तगू है बस, लेकिन नहीं भाई ये बिल्कुल जो हमारी एडमी बरादरी है जी वो इतनी मुस्तैद है और इस तरह मुस्तकम है कि वो यकजान और 2 कालिब हैं। उन्होंने बता दिया वाकई सरप्राइज देंगे। नहीं सरप्राइज वैसी वैसी थोड़ी दी है नहीं, वो तो हमने अभी तो कन्वेंशन में दी है जी, कन्वेंशनल वारफेयर में दी है, नॉन कन्वेंशनल अभी तो अगर एटमी हुआ तो इनको दादी अम्मा याद आ जाएंगी, नानी का दूध छठी का दूध याद आ जाएगा जी। तो वो ये समझने की जरूरत नहीं महसूस करते, अभी तक वो बक किए जा रहे हैं। वो मेजर बुखारिया से लेकर जनरल बख्शी साहब तक और दुनिया भर के लोग, पाकिस्तान भूखा नंगा मुल्क है, इसके बाद खाने को पैसे नहीं हैं, इनके पास अनाज नहीं है, भूखे मर रहे हैं। अभी कहाँ मर रहे हैं, हम बेहतरीन कपड़े पहनते हैं जो आपको नसीब नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। नहीं अल्लाह ने हमें इनायत की है, माशी मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। जैन साहब आप उनको क्या प्रॉब्लम, हमें कोई माली मुश्किलात नहीं है अभी। माली मुश्किलात अब जो है वो आवाम के लिए थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी थोड़े दिनों में मसाइल हैं बहरहाल। हाँ हैं, वो मालूम है जी, लेकिन भाई अब इंडिया में कौन सा आसान है, अमेरिका में कौन सा आसान है, सब जगह मसाइल हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ बदनज़मी ज़्यादा है, इंतजामी तौर पे बस ये बना के घर में रख रहे हैं। हाँ भाई ये मसला है। अच्छा मेरे साथ फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौजूद पे चलेंगे जी। नाज़रीन मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब अब आ जाएँ न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन पे। देखिए न्यूयॉर्क के इलेक्शन में ये जो ज़हरान ममदानी साहब हैं ये अफ्रीकी हैं जी, इनकी माँ जो थी वो इंडियन थी और वालिद साहब जो हैं वो अफ्रीका की हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं, अभी भी वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये आदमी असल में डेमोक्रेट का आदमी है जी।
तो इसको पहले तो लोग शर्माते थे इसको सपोर्ट करने में, ओबामा साहब भी और क्लिंटन साहब भी, लेकिन जीतने के बाद सबने मुबारकबाद दी। नहीं खैर ओबामा आए थे, बड़े खुल के आए थे। ओबामा तो फिर अफ्रीकी एंगल से आए ना, मुसलमान की हैसियत नहीं आया, अफ्रीकी की हैसियत आया। वो तो अब उन्होंने नहीं, जो कुछ भी आप फिक्र न करें, वो बात ये है कि अंदर तो भाई पार्टी पॉलिटिक्स भी तो है ना जी। तो जाहिर है कि उन्हें चाहिए कि भाई मुसलमान की सपोर्ट कर रहा है तो एहतियात तो बढ़तेंगे ना। और वो अपने उनको पता है मेरी पार्टी का बंदा है तो ज़ाहिर है सपोर्ट तो करना है। हाँ, तो लेकिन एक बात और भी थी कि फ़लस्तीन की हिमायत करने वाला आदमी था, इसको निकाल हाँ, भी रहे थे। ये खूबी थी। तो भाई एक खुली टुली बात है, लेकिन जैन साहब जो बात ये है कहने की कि मैं पहले तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि दो अलग थे जी। जो एक जो आदमी था वो एंड्रयू कोमो, उन्होंने कहा जी मैं आज से एंड्रयू कोमो का नाम नहीं लूँगा, हमने मुल्क से सियासत ख़त्म कर दी है। और वो पहली दफ़ा हुआ है कि एक 34 साला मुसलमान न्यूयॉर्क शहर का, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है या मुमकिन दुनिया के बड़े शहरों में सबसे बड़ा शहर माना जाता है, उसमें कराची और कलकत्ता भी आते हैं और बीजिंग आता है, बीजिंग भी आता है, बीजिंग का बहुत बड़ा होगा। तो और मुमकिन है पता नहीं इसका उसके बारे में, मॉस्को के बारे में क्या, मॉस्को इतना बड़ा नहीं है शायद, बीजिंग बड़ा शहर है, लंदन भी बड़ा है जी। तो बहरहाल ये बड़ी कामयाबी उनकी पार्टी की। देखो बात ये नहीं है, गरीब ख़ानदान का है जी। और फिर उस तरह से उसका फिर वो देखिए ना, वो अफ्रीकी नज़ाद है, उसमें यमनी दुकानदार, उसने कहा कि यमनी दुकानदार, अफ्रीकी नज़ाद, टैक्सी ड्राइवर, जनूबी एशियाई तारक़ी वतन है, उनका ये कहना था कि जीत इस बात की अलामत है जब सियासत आवाम से सच्चाई से बात करती है तो एक नई क़यादत जन्म लेती है। अच्छे अच्छे जुमले बोल रहे हैं जी, जो कि डॉक्ट्रिन बन जाएंगे और प्रभाव बन जाएंगे तारीख में। उसने ये भी कहा कि मैं आज से उनकी बुराई नहीं करूँगा, जो उनका मुखालिफ था, जो उनका सेकंड नंबर था। और डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते कहा कि मैं जानता हूँ कि तो आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप ज़रा वॉल्यूम को आगे बढ़ा ऊँचा कर लें और बस करें आप बस। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है कि सब ने बड़ा चेयर अप किया। और इतनी दिलचस्पी थी लोगों को कि 2 मिलियन लोगों ने वोट डाला है। ये 1969 है कि वो आवाम में गुस्सा तो बहुत 1969 के बाद पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला है। अच्छा, ट्रंप साहब ने कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं कहता ट्रंप की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को डेमोक्रेट पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार के हाथों शिकस्त का सामने पड़ा। ट्रंप की भरपूर मुहिम। और अच्छा अब ये था कि इसकी मुखालफत में बहुत से जो जहाँ के वो रीट थे जी, उन्होंने भी कोई 2 करोड़ में से ज़्यादा 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़्यादा रकम खर्च की। और साथ में जो आपके जो बिल एक्मैन हैं, गिट हब हैं, और एलिजाबेथ सिम्स ने $2.5 और प्रिंसटन वर्नर ने $20,000 आमदनी मुहिम के लिए हत्या की। इंतखाब में की जीत के बाद कई अब मसला ये हो गया कि जो ख़तरनाक बात है जैन साहब वो ये है कि ये यहूदियों का गढ़ है। यहाँ पर पूरी एक आबादी जो है जी यहूदियों की रहती है। मैं उस आबादी में रहा हूँ जी। और रहा का मतलब ये मुझे नहीं मालूम था कि यहूदियों की आबादी है। मैं तो होटल में रहा था तो मालूम हुआ कि ये आबादी यहाँ तो बड़ी जो कदीम आबादी है यहूदियों की है, उससे वहाँ पर जीत जाना, जहाँ पर एक कंसंट्रेशन हब है यहूदियों का, वहाँ जीत जाना इस बात की निशानदेही करता है कि जो तवील मुद्दती पॉलिसी है वो उसका कहीं हिस्सा ना हो। और उस हिस्से में ये होता है कि अब जिस तरह की पॉपुलर हुआ है तो मुसलमान की हेटेड बढ़ेगी जी अमेरिका में। अब उसमें ये हो सकता है कि जो बैलेंस करे वो डेमोक्रेटिक जो सपोर्ट है वो बैलेंस कर सकती है। कि बेसिकली उसने जब ऐलान किया कि मैं मुसलमान हूँ तो तालिब बहुत ज़बरदस्त क्लैप हुई, नारे लगे। जब उसने कहा मैं सोशल डेमोक्रेट हूँ तो बहुत ज़्यादा नारे लगे। तो ये कह सकते हैं कि मुसलमान और सोशल डेमोक्रेट होना जो है, यहाँ एक मुसलमान लॉबी सपोर्ट करेगी जो कि सारे तारकीन वतन हैं जी, तो वहाँ पर डेमोक्रेट भी सपोर्ट करेंगे जो गोरे हैं, या बहुत से अमूमन डेमोक्रेट की जो सपोर्ट होती है वो भी ज़्यादातर तारकीन वतन पर होती है। तो इस दफ़ा क्योंकि तारकीन वतन से उन लोगों ने अच्छा सलूक नहीं किया था, वो नहीं तंग है वो ट्रंप से, ट्रंप की पॉलिसी से। नहीं, ट्रंप से पॉलिसी तो हैं, लेकिन नेतन्याहू ने भी सलूक अच्छा नहीं, उसने जो पिछले सदर की बात करें, जो बाइडन की बात जो बाइडन ने किया था, जो अच्छा सलूक नहीं किया था। जैसे उसमें उन्होंने मज़ारे भी किए फ़लस्तीन के मामले में जी, तो उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया तो उन्होंने फिर वोट इनको दिया।
तो पहले दो वाक़यात हुए हैं। एक तो ये वाक़या हुआ, एक वर्जीनिया के जो गवर्नर है वो बन गई हैं खातून एक वज़ाला। जी, वो सिर्फ वर्जीनिया नहीं, आगे भी उनके मतलब पूरी इनके लिए इलेक्शन बड़ा ख़राब रहा है। तो ये तो नहीं, आप मोदी की बात कर रहे थे ना कि मैं आपसे ये कहा था कि ये बात इतना होगी कि ये साजिश जो करते हैं उसमें बड़ी लंबी प्लानिंग होती है। हाँ, वो आपकी बात ठीक है कि उसमें जहाँ ट्रम्प को एक मैसेज देना था जी, वहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भी फैलाना था, और इसलिए जानबूझ के ये लोग उनको इसकी सपोर्ट अंदर से कर रहे होंगे जी, खुफिया सपोर्ट कर रहे होंगे, और ताकि ये एक फ़िज़ा बन जाए मुसलमानों के खिलाफ। और वहाँ से जो एक हमने बताया था ना कि एक मायदा होगा मास माइग्रेशन का वो सिलसिला शुरू हो जाए, हो सकता है इसके बाद। तो ट्रम्प साहब से ये उम्मीद रखना कि वो रिएक्शन नहीं करेगा या उसका बदला नहीं लेगा, और ये मुमकिन नहीं है। उसने ऐलान तो किया कि मैं इमदाद बंद कर दूंगा कई $1 बिलियन की, तो उसने कहा हम देख लेंगे। तो बताते खुद और फिर ये भी कहा कि इजराइल का नेतन्याहू अगर यहाँ आए तो मैं गिरफ्तार कर लूँगा उसे। तो अब ये भी एक बड़ी बात है। और फिर वो लेकिन ट्रम्प साहब ने रिएक्शन अच्छा नहीं दिया, उन्होंने कहा ये अमेरिका की सलामती के लिए भी खतरा है ये। हाँ, तो भाई देखो ना भाई, आपने वो बात शुरू हो गई जो मैंने कहा था कि वो जो नेचुरल रिएक्शन होता है सब, चाहे आप कुछ भी कर लें, मतलब तो आपके मुखालिफ कोई आदमी यहाँ से कराची जीत जाए तो आपको हर तरह के शुबे होने लग जाते हैं जी। तो आप जैसे मतलब पीपल पार्टी का मेयर जीता है, तो कराची की बहुत सारी जो आवाम ने वो इस ज़बरदस्ती को कबूल नहीं किया अभी तक जी। तो और मज़े की बात ये कि परफॉर्म भी नहीं कर सके जो जिनको ज़बरदस्ती लाया गया। मतलब परफॉर्म की बात नहीं है, आप परफॉर्म भी कर लें तो फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। खराबी आ जाए तो फिर वो नहीं कबूल नहीं करते, वो अच्छाई को भी फिर बुराई में लेते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, ये जो लहर पूरी वर्जीनिया से न्यू जर्सी तक डेमोक्रेट जीते हैं, ये तो ये असल में ताकत आपके पास नहीं है जी। याद करें कि आप जिस वक्त बरतानिया ने यहाँ पर हुकूमत की थी 20-25 हज़ार से ज़्यादा उनकी फ़ौज नहीं थी यहाँ, ये पूरे बरसगीर पर कब्जा करके बैठ गए थे, लेकिन उनके पास जदीद हथियार थे, उसकी वजह से आप नहीं जीत सकते थे। आपके पास तो तलवारें थे, नेज़े थे, भाले थे, उनके पास तोपें थी, जो आपने टीपू सुल्तान तो हरा दिया। टीपू सुल्तान तो खैर जदीद जो फ्रांस से जो मिज़ाइल ले लिए थे, अगर उसके बाद ज़्यादा वक्त मिल जाता और साजिश ना होती मीर जाफ़र की तो वो मेरे ख्याल में हरा देता उनको। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि जज्बाती लोग जो होते हैं जैसा वो कामयाब नहीं होते हैं। ये मैंने दुनिया में देखा है कि आदमी चाहे टीपू सुल्तान हमारा हीरो है, हम उसको शेर कहते हैं, जैसे वो मुहावरा उसका है कि शेर की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है जी। तो वो ठीक है, लेकिन जो है ये जो खेल होता है ये बहुत ख़तरनाक खेल होता है। इसमें आपको सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और अपनी जो पॉलिसी है उसको अमल दरामद करने के लिए आपको मंजर का कैनवस को आपको बड़ा करना चाहिए। तो जैसे हमने इस वक्त किया हुआ है अभी, तो ये लेकिन अब हमारे से गलती ये हो रही है कि हम बाहर के मामला को देख रहे हैं, सब ने हमें उठाया हुआ है, कंधे पर उठाया हुआ है, ज़मीन से हमारे पाँव नहीं टिक रहे हैं। हाँ, अंदर के मामला हमारे तक संभले नहीं है। अच्छा, ममदानी साहब ने एक और काम देखे, उनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, एलन मस्क का। हाँ, वो और ट्रम्प साहब का। एक बात याद रखें कि एलन मस्क के दिल में कोई ट्रम्प के लिए अच्छा ही नहीं है, क्योंकि उसको भी मारा है इन्होंने। लेकिन सोशल मीडिया का आज के दौर में मुकाबला करना एक मुसलमान, देखो ना आप, ये मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब आवाम की एक लहर जाती है सब काम उल्टे हो जाते हैं। अगर आप फिजा के खिलाफ जाएंगे जी तो वो कुछ भी नहीं होगा। आप कितनी बातें कर लें, सच की बातें फिजा होती है तो फिर कोई नहीं सुनता। जैन साहब ये बात याद रखें, वो उल्टी करने लगते हैं जो बजाय इसके कि अब मेरी तारीख तो ये है ना कि मैंने कदम कदम पर मुकाबला किया पाकिस्तान के लिए, मैं पाकिस्तान दुश्मन लोगों का मुकाबला किया और पाकिस्तान की हिमायत में मैं आगे बढ़ा हूँ। तो अभी तारीख में मेरा तो कहीं नाम नहीं है जी, लेकिन बेसिकली आप देखें तो भाई आप जो लोग खिदमत करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि भाई हमें क्या करना, हमें तो अपने मुल्क की खिदमत करनी है, काम करते हैं, अपने मिशन पे होते हैं। हाँ बस। तो अब सूरत हाल जो है वो यही है कि एलन मस्क ने भी साथ किया, अरबपति मुखालफत ने भी मुखालफत की है, मतलब सोशल मीडिया के लोग सारे जो लीड थे उन सब ने हिमायत की, मुखालफत की इसकी, ममदानी साहब की, ज़हरान ममदानी साहब की, और उनके एक सिस्टम है पार्टी। आप तो उस वक्त ट्रम्प की जगह बैठे थे, तो आप तो अगर वहाँ से आ रहे हैं ट्रम्प के जरिए से आए तो कौन सी तब्दीली होगी भाई। और उनका एक सिस्टम है पार्टी का, इंसान की जदोजहद का, कि उसको एक ना एक दिन वो मुकाम मिलता है। नहीं वो ठीक है, आपकी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो भाई मैं सबसे बड़ी मिसाल ये दे रहा हूँ कि वो तो ये तो ज़मीन से उठ के आया ना जी, ये तो ऊपर से आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपके सदर साहब आपके हैं, आप वज़ीर आज़म सिंध आप हैं, खुद हैं, तो कहाँ से ऊपर से ये तो उसके खिलाफ उठा ना, ट्रम्प के खिलाफ जी। मैंने एस्टेब्लिशमेंट के फैसले के खिलाफ, जो मुल्क के हुक्मरान हैं उनके खिलाफ,
आप तो खुद हुक्मरान हैं, तो आपने तो अपने आप को ठूसा है यहाँ पर ज़बरदस्ती ताकत के जरिए से। जी, जबर का मिसाल है आपकी और उसकी कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं, ये जबर वाली बात है तो गज़ा में देखें एक मुआहदा हुआ, लेकिन वो मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। आप करें कि अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों को सुरखुर करेगा, सब जन्नती हैं इंशाअल्लाह। और ये बात याद रखें, ये सिंबल हो जाएगा तारीख़ में हज़रत इमाम हुसैन साहब की शहादत के बाद। जो हमारा स्ट्रेटजिक हमारा जब हमने याद करोगे, जब मैंने किताब लिखी थी कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है, उसमें हमने एक सूरा फील की मिसाल दी थी, एक वो जो जिसमें कहा और तैयार करो घोड़ों को अपने, वो दूसरी मिसाल वो दी थी, और तीसरी मिसाल हज़रत इमाम हुसैन सलाम की दी थी कि मज़ामत का इस्तारा है हज़रत इमाम हुसैन। तो इसके बाद में इनका जो है गज़ा के मुसलमानों ने जिस तरह कुर्बानी दी है, 2 साल हो गए ऊपर, 7 अक्टूबर को 2 साल हो गए जी, अब इन्होंने दी है। तो और वो भी अभी तक ये तारीख़ बदल रहा है, ये आप याद रखें। दुनिया के अंदर जो ये बात थी ना कि ये जो कहते थे कि हम पर जुल्म हुआ, तो वो जुल्म जो है अब ये खुद कर रहे हैं, तो और वो जो इनके निशान मिट जाएगा। और जो तारीख़ है उसके अंदर आप जो ये कहते हैं कि अब सूरत हाल ये है कि आप अब भी जो हमले कर रहे हैं, लेकिन अब जो उन्होंने जो हमारे इस्तांबुल में मज़ार है तो गज़ा से वही मुतालबा किया है। पहले तो इतना भी हमारी तंजीम नहीं थी, ये तो ट्रम्प को मत दुआएं दो कि ट्रम्प ने हमारे को ये कम से कम इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि उसके साथ देखिए ना, 2 बातें ट्रम्प ने बहुत अक्लमंदी की है जी। जब इन्होंने उस पर हमला किया कतर पर, क्योंकि उन्होंने ट्रम्प को ब्रेकमेल कर दिया था। जब ईरान पर हमला किया तो ईरान पर ट्रम्प हमला नहीं करना चाहते थे। जब उन्होंने उसके खिलाफ वोट कॉन्फ्रेंस लाए तो ईरान ने, अमेरिका ने उनको बताकर उन पर हमला कर दिया ताकि वो निकाल के ले गया अपना सामान। जब ये चौड़ा हो गया, नेतन्याहू कतर पे हमला कर दिया। कतर पे हमला करने से फ़ायदा ये हुआ कि हम पाकिस्तान के सऊदी अरब का दिफाई मायदा हो गया जी, जो पहले था, लेकिन उसको ज़ाहिर कर दिया इन्होंने, और उस पर ट्रम्प ने आँखें बंद कर ली, सरफ नज़र की, उसको आँख मार दी कि चलो कर लो, हमें कोई बात नहीं। उससे मंजरनामा बदल गया पूरा का पूरा। और इससे अब जो अमेरिका के जो बड़े दानिश्वर हैं, वो फॉरेन अफेयर्स में जो उनका मैगज़ीन छपता है, उसमें कहा कि ये जो कतर की जो दौलत है ये ट्रम्प को मजबूत कर रही है। जी, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मौसूदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा, आप कतर की दौलत की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कतर की दौलत जो है वो ट्रम्प को गज़ा का मुआहदा कराने पर मज़ा उसने कराया जी, क्योंकि उसके बाद में वो जो कतर ने जिस अंदाज से इस्तेमाल किया है सारे अरबों ने, और जिस तरह से पाकिस्तान की एंट्री हुई अरब ममालिक में, उससे अमेरिका को खुद खतरा पैदा हो गया कि सारे मुल्क तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, और पाकिस्तान के पास सारा टेक्नोलॉजी है, बहादुर लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। तो ये पैसे भी उनको मिल गए, तो फिर तो आप मुआहदा कर रहा है सऊदी अरब से ट्रम्प साहब दिफाई मुआहदा, तो कतर को यकीन दयानी कराई कि हम आपको नहीं होने देंगे। तो उसने बिट ऑफ माइंड दिया है तो इसको उनको। अब इसराइली भी ये बात समझ रहे हैं, तो ज़हरानी की जो कामयाबी है उसमें ये लोग भी कहीं ना कहीं यानी खुफिया सपोर्टर हैं इसराइली से जी। अच्छा, आप ये नई बात मैं कर रहा हूँ, आप इसमें देख रहे हैं, इसको जो है हेरफेर ना करें इसको जी। ये मैं आज तारीख लिख के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बगैर उसके जो इतनी जो यहूदी आबाद, और वो कह रहे हैं आप कि उनसे इसराइली से भी कहा जा रहा है कि यहाँ से वापस कर लो, वापस आ जाओ यहाँ पर इसराइल में। तो वो उसने नाम लेके कहा कि यहाँ पर सारे यहूदी और मुसलमान सब मिल कर रहेंगे और अरब और सारे, तो बेचारे ने ज़ाहिर तो ये बात कह दी है, लेकिन ये साजिश ज़रूर करते हैं, ये याद रखें। और वो साजिश जरिए ट्रम्प को गुस्सा दिलाएंगे, और इससे हमारा ये इनकी तरकीब यही है कि हमारे ख़िलाफ़ जो है इसराइली यहूदी जो हैं ईसाइयों को हमारे ख़िलाफ़ कर रखा। हम ये कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ईसाइयों को अपने साथ मिलाओ। ईसाई बस भी मजबूर हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने बताया आपको कि जब मैं अमेरिका गया तो वो सारे का सारा उनके पास मैशत उनके पास है, उनके पास सारे मालियात उनके पास है, सारे बैंक उनके हैं, सारे तो नहीं हैं लेकिन अक्सरियत उनकी है, और सारे उनका मीडिया उनके पास है। जो कोई भी मुखालफत करता है वो उसको तबाह कर देते हैं। अब तो ये बात हुई थी जब इन्होंने 2 साल के अरसे में हर एक आदमी नंगा होकर आ गया, तो अब जो बड़े बड़े जो क्रिश्चियन थे और अच्छे ख्याल के आदमी थे उन सबको नौकरी से निकाल दिया मीडिया में, और बेचारे बाद में नौकरी ढूंढते फिर। मतलब वो इजरायलियों की लॉबी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी लॉबी उनके पास है, तो वो सब कुछ करते हैं जी। अब अच्छा खैर, अब ये इसका क्या होगा फिर मुआहदे इब्राहिमी का? वो सऊदी अरब को चाहते हैं कि शामिल हो जाए।
अब 18 नवंबर को मीटिंग हो रही है तो देखें क्या होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता वो निकालेंगे कि साहब हमें ख़तरा है, हमारी हुकूमत को ख़तरा है, अब हमें कोई वक्त है, तो ये थोड़ा वक्त लेंगे। अब चले साहब तो अभी आ जाए ज़रा ये सोने के ज़खायर वाले मामले पे। सूडान दुनिया के अंदर पहले जो था ये जो कहा जाता था, ये इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, पेट्रोल को जी सयाल गोल्ड कहा जाता था, ब्लैक सयाल गोल्ड। तो अब सोने की ज़रूरत पड़ गई लोगों को। अब अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा तेल मौजूद है अलास्का के अंदर जी, वो जो छुपा के रखा हुआ था कि जब हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। अब तो कह रहे हैं हम सप्लाई करेंगे, पाकिस्तान को भी कह रहे हैं हम सप्लाई करेंगे, जहाज़ भी आए उनके 2 जी। तो पाकिस्तान आगे बहुत बड़े जो तेल के बरदार जहाज़ हैं। तो अब सूडान के अंदर जो है अब ये बात जहाँ जहाँ सोने के ज़खायर हैं वहाँ ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप बकौल आपकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो इंसानी बहरान जो अल-फाशी जो शहर है उनका जी, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी जो ये मुसलसल ही कई सालों से ये मामला चल रहा है। नहीं, फौजी तंजीम जो है रैपिड फोर्स है के कब्जे में है के बाद 82,000 से ज़्यादा अफराद नए कठिन हालात में शहर से निकलने मजबूर हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर बेघर अफराद ने कुर्ता, तावीला और कारनी के इलाके को रुख किया है, जबकि 1000 लोग अब भी रास्तों में फंसे हुए हैं जिन्हें ना नकल हरकत की सहूलत है और ना इंसानी इमदाद की, यानी खाना पीने का मुश्किल हो रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों शहरी 1200 किलोमीटर के तवील फासला तय करके शुमाल में रियासत के शहर अल-बदलाबा में पहुँचे हैं, जिनमें ख़वातीन बच्चे भी शामिल हैं। कई अफराद ने सफ़र पैदल किया, उन्हें दौरान सफ़र भूख और प्यास और बीमारी का सामना करना पड़ा। अब ये सारी बातें हैं कि अब सोने के ज़खायर भी हैं। अब बेचारे गरीबों की पहले जो है बहुत से लोगों को इस तरह मारे गए जो पेट्रोल की दरियाफ्त हुई जी। तो अब इन्होंने तो अरबों ने तो ये किया कि अपने मैदान खोल दिए थे कि भाई आप ले दो, हमें पैसे दे दो, तो जो भी कीमत मिली उससे अब बहुत ताकतवर हो गए हैं। तो बाकी जो इलाके जो उन्होंने मज़ामत की उनको बेचारों को बहुत पहले भी मारा, और इंडिया में भी बहुत लोगों को मारा गया, आपने देख लिया। तो अब सवाल ये है कि मगरबी ममालिक भी हिस्सा ले रहे हैं और साथ में हमारे अरब भाई भी शामिल हो गए हैं, जिसमें हमें अफसोस है कि इनको अपना यूएई को तो क्लियर करना चाहिए ना जी। इंसानों को मुसलमानों के मारने में दिलचस्पी नहीं रहे, वो भी गरीब मुल्क के बेचारे गरीबों को जिनके पास खाने नहीं है। यमनियों को पहले मारा, क्या फ़ायदा हुआ, फिर बाद में चुप धक्का के बैठे। हमें भी धमकी दी यूएई ने कि हम आपको बताएंगे, तो अब जाकर इंडिया से दोस्ती कर ली। तो अब इंडिया से दोस्ती करने पर मंदिर बना रहे, 2 मंदिर, तो जुल्म कर दिया इन्होंने। यानी मुसलमानों की शान में जितने इन्होंने किया है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो बहरहाल ये सूडान वाला गज़ा की बात कर लें तो गज़ा में जो आपने कहा कि अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये है कि गज़ा में ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर जो फोर्सेज हैं जी, वो अगर इजराइल की जगह पर मुसलमान फोर्सेज चली गई तो ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब तो चाहते हैं कि वो अमरीकी फ़ौज भी जाए। अमरीकी फ़ौज तो चली गई है ऑलरेडी, बरतानी फ़ौज गई है। वो चाहते हैं कि वो नेटो के ज़रिए कुछ काम हो और अक़वाम मुत्तहिदा का नहीं तो अभी तो ये तो कोशिश तो कर रहे हैं ना भाई, इनका असर रसूख तो बहुत है इसका, यूएई का और इसका कतर का। लेकिन ट्रम्प साहब का वाज़ेह झुकाव जो है वो नेतन्याहू की तरफ है, दिखावा तो उनका पूरा है। लेकिन हमास को वो खुली धमकी देते हैं, जबकि हमास तो कुछ नहीं कर रहा है। मैं बात मानता हूँ, सबको पता है कि ये बात ऐसी हो रही है जी। देखिए ये कि ट्रम्प के पास ये इसके अलावा करने के दिखावे के कोई और चारा कार नहीं है, वरना इजराइल इसको मार देंगे हम। आपको याद होगा जो उसको से मारा उसको, आपके कैनेडी को, जनरल कैनेडी को, वो तो उसने सिर्फ इनके एटमी प्रोग्राम को रोकने की ख्वाहिश जाहिर की थी, उसको मार दिया बेचारे को। तो हालांकि अमरीकियों के लिए है ये बात कि भाई अपने सदर को मरवा लिया और चुप बैठे हैं, और रॉबर्ट कैनेडी अभी तक ढूंढता फिर रहा है कि मुझे बताया कि शाही ने मारा। आपका सिक्योरिटी प्लान आपके सब फेल हो गया। नहीं मतलब ये कि वो इतना ज़्यादा उनके पास है। तो पाकिस्तान से सवाल किया हमारे अहमद शरीफ जो है जो पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब से, तो उन्होंने कहा गज़ा में पार्लियामेंट आप फौज भेजेंगे, तो उन्होंने कहा भाई ये फैसला तो पार्लियामेंट करेगी हमारी। जी बिल्कुल ऐसे ही। और उसने कहा कि अगर इंडिया ने कोई कहा हमको गड़बड़ की हमारे पास यहाँ पर, हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल जो भी करना है। तो गज़ा के लोगों को अब अमन मिलना चाहिए, इंशाल्लाह मिलना चाहिए। मेरे साथ गज़ा के लोग बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, मैं तो उनको ख्याल ऐसे ही पेश करता हूँ। बिल्कुल वो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं जी, और अल्लाह उन्हें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।